यस सर। ओके, तो ठीक है। तो मैं ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट करवा रहा हूँ अभी। तो पहले मैं अपने आप को बता देता हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं पिछले 7 साल से जो है जेई जेई फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। 11th 12th फिजिक्स हो गया, नीट फिजिक्स हो गया, ये पढ़ा रहा हूँ। तो अभी क्या है, देखो 11th एक अलग, अभी तक जो आपने पढ़ा है 11th जो होता है वो बेस होता है, ठीक है ना। तो हमने जैसे हम जो है 11th अभी पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जो है हम करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे हम। तो 11th तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है। 11th इसलिए चल रहा है साथ में क्योंकि जैसे वेक्टर्स अभी मैं आपको करवा रहा हूँ, तो वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अभी। और ट्वेल्थ जो होता है, ट्वेल्थ ये मान के चलो कि आप मेनली जो ट्वेल्थ है वो, उसमें आप मैकेनिक्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। मैकेनिक्स तो आप 11th में पढ़ चुके हो। अब जो आप पढ़ोगे, चार्ज हो गया, चार्ज से रिलेटेड फिनोमेनाज हो गए कि चार्ज जब मूव कर, चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसके अलग अलग फिनोमेनाज पढ़ने वाले हो। मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, ये अलग है, मतलब थोड़ा सा अलग है। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो लॉज हैं, जो बेसिक लॉज है मैकेनिक्स के, वही लगेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फोर्स हो गया, फोर्स से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन से फिर पोजीशन, वेलोसिटी, ये सब कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। बेसिक चीज वही है, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो मैकेनिक्स इज कंपैरेटिवली टफर, टफ होती है वो। उसका रीजन होता है कि क्या होता है कि मैकेनिक्स में आप कैसा भी क्वेश्चन बना सकते हो, कैसा भी बना सकते हो। मैं कैसा भी क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन ट्वेल्थ जो है, अगर आप उस प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो मुझे ट्वेल्थ बहुत इजी लगती है। लेकिन स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से क्या होती है, थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टफ है। उसका रीजन है कि ट्वेल्थ में जो भी सिलेबस मैं पढ़ाऊंगा, उसमें क्या होता है कि बच्चा कुछ देख नहीं पाएगा, बच्चा कुछ देख नहीं सकता, क्योंकि सब कहाँ चलेगा, सब किस लेवल पे चलेगा, क्वांटम लेवल पे चलता है। क्वांटम मतलब एटम से रिलेटेड चीजें चलती हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिलेटेड चीजें। तो देख नहीं पाओगे तो समझोगे कैसे, है ना। तो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है ना, बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज हैं। थ्योरी जब आप मान लीजिए मैं कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, थ्योरी पढ़ा दी मैंने, उसके बाद आप बोलोगे कि सर इसका प्रैक्टिकल यूज है भी कि नहीं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं पहले, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकली वैलिडेट करवाते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि वो है भी एप्लीकेबल कि नहीं। तो अगर एप्लीकेबल होती है तो वो ठीक है, और नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी तरीके से ये भी नहीं बोलूंगा कि इमेजिनरी है, लेकिन ये मान के चलो कि हम देख नहीं सकते इन सब चीजों को। हमारे पास ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को देख सके। अगर इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे क्या, है ना। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है। थ्योरी के साथ साथ जो इन्होंने प्रैक्टिकली वैलिडेट कर दिया है उसको थ्योरी, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सही है, थ्योरी हटा दी, उन्होंने बोला ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और जो थ्योरी है उसे थ्योरी के फॉर्म में ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हैं, मैं फिर वही बता रहा हूं कि द कॉन्सेप्ट्स आर सेम। 11th के ही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे चलेंगे। बस फोर्स जो होंगी, जैसे हमने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन में फोर्स का फॉर्मूला था G m1m2/r²। तो फोर्स है, ये कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। बाकी फोर्स से रिलेटेड जो फोर्स वेक्टोरियली ऐड करता है, ठीक है। फोर्स किसी पार्टिकल को अगर किसी दूसरे पार्टिकल के अराउंड रोटेट करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो कॉन्सेप्ट्स वही है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको 11th में ही लेके चलूंगा, पूरा 11th तो चल ही रहा है साथ में। 12th में क्या होगा, 12th में हम आगे चलेंगे कि 12th का सिलेबस लेके चलेंगे, ठीक है। तो
पहले मैं स्टार्ट करने से पहले 12th का सिलेबस डिफाइन कर देता हूँ कि 12th में आप क्या क्या पढ़ोगे, और फिर मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें क्या है, 15 चैप्टर्स हैं आपके, पहले 15 चैप्टर हैं, और मैं चैप्टर को बता देता हूँ कि कौन कौन सा है। पहला जो होगा वो, उसमें आप पढ़ोगे चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक चार्ज से रिलेटेड फॉर्मूला, चार्ज जो है अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फिनोमेना पढ़ोगे, ठीक है, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत वास्ट है। एंड अगेन इसमें एक और चीज है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैं अभी करवा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है ये। आप ऐसा सोचो कि फर्स्ट 8 चैप्टर ऐसे लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट 8 चैप्टर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इमेजिन करो कि पहले 8 चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना ही पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट 8 चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 8 चैप्टर जो है वो फर्स्ट पार्ट है पूरा सिलेबस का, ठीक है। तो फर्स्ट 8 चैप्टर में आउटलाइन कर रहा हूं, ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि 11th में अगर आपने कभी ग्रेविटेशन करा होगा, तो जब ग्रेविटेशन करवाया था सर ने, तो उसमें पहले ही बता दिया होगा कि ग्रेविटेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटेशन की कॉन्सेप्ट एज इट इज 12th में यूज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल था वहां पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, कहा होगा, ठीक है। तो वो एज इट इज देखना आप, अगर आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल आता है तो यहाँ पे भी आप समझ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी, और साथ में इसके साथ एक और होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर्स पढ़ोगे, कैपेसिटिव सर्किट्स पढ़ोगे। अच्छा, ये जो 12th क्लास है ना, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप ऐसे सोचो कि इसमें आपको सर्किट सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है ना। सर्किट्स जो आपने 10th क्लास में कभी सॉल्व किए होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव तो नहीं किए होंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट आपने सॉल्व किए थे, आप कैपेसिटिव सर्किट सॉल्व करोगे और बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। हर साल क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेई मेंस में, एडवांस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। कैपेसिटेंस के हो गए और इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए, हर साल आता है। कैपेसिटेंस का एक क्वेश्चन आ जाएगा जेई मेंस में, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट का एक क्वेश्चन आ जाता है। तो काफी मजा आता है इसे करने में, देखना आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, आप करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा चैप्टर हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक्स मीन रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पे है तो उससे रिलेटेड फिनोमेना आ जाएंगे सारे। फिर तीसरा चैप्टर में क्या होगा, चार्ज मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो जब चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो तीसरा चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बोल रहे हैं। अब इसमें वही है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर सर्किट आप सॉल्व करोगे, है ना। एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब आपने जो है 10th क्लास में किया हुआ है, बस थोड़ा एडवांस लेवल होगा इसमें, ठीक है ना। फोर्थ चैप्टर जो होगा, इसमें क्या होगा, जब चार्ज मूव करता है तो उससे रिलेटेड एक फिनोमेना होता है जो आपने कहीं पढ़ा होगा, कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, ये सारी चीजें यहाँ पढ़ोगे, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो ये मान के चलो अब मैग्नेटिक फील्ड भी आपको आती ही होगी, क्योंकि सब वेक्टर्स है,
सारा कुछ वेक्टर्स के फॉर्म में ही चलने वाला है, ठीक है। इसलिए वेक्टर्स जो है मैं आपको ढंग से करवा रहा हूँ, तो प्लीज ये मत सोचना कि यार 12th तो मैं तो 12th ज्वाइन करने के लिए आया था, ये तो 11th भी करवा रहे हैं। होता क्या है, अगर 11th के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं तो 12th में बड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं 11th लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। वेक्टर्स हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन, फिर प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चंस करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, देखना। 5वां चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म। इन दोनों में अंतर है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट मतलब चार्ज के फ्लो करने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिज्म का मतलब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट्स पढ़ेंगे एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ेंगे। जो आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी किया होगा या इस साल करोगे, जैसे डायमैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, ये सब। हाँ जी, आता है बिल्कुल। अब देखो वो करेंगे, एक आज तो ना बता दूंगा। चार्जेस में भी प्रोजेक्टाइल मोशन आता है ना, आता है, ठीक है ना, भी देखेंगे। धीरे धीरे आएगा वो भी कंप्लीट, वो धीरे धीरे आएगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आ जाएगा वो, ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम देखेंगे। ओके, तो मैग्नेटिज्म हो गया। फिर छठा चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी आपने कभी क्या बोलते हैं 10th क्लास में करवाया होगा, सुदीप्तो सर ने करवाया होगा आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कि जनरेटर कैसे काम करता है, जनरेटर के बीच, जनरेटर के एसी जनरेटर हो गया, है ना, एसी जनरेटर हो गया या डीसी जनरेटर हो गया, इसके बीच पीछे जो है बेसिक प्रिंसिपल क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पूरा पढ़ोगे। 7वां चैप्टर, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर होगा, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, इसे बोलेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। ये पूरा का पूरा वेव्स है, ध्यान देना, पूरा वेव्स है ये, इसलिए वेव्स भी मुझे साथ में थोड़ा थोड़ा कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को वेव्स एंड ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट नहीं आते होंगे, क्योंकि क्या है 11th में बच्चा ऐसा ही रहता है, यार बोर्ड तो है नहीं तो क्या करना। और ऊपर से अब नया एक और चीज आ गई है कि क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए जो है आपको कोई भी फिजिक्स का बैकग्राउंड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, बिना फिजिक्स के आप इंजीनियरिंग कैसे करोगे। इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इसमें जो है, अगर आप देखोगे इंडियन सोसाइटी, उसमें इंजीनियरिंग ही चलती है सब जगह। तो बिना फिजिक्स के आप जो है आगे जो है मुश्किल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आते हैं, आप कोई भी इंजीनियरिंग करो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो ना 11th 12th, तो बहुत इजी हो जाता है चीजें। ऑल्टरनेटिंग करंट इसमें ये तभी होगा जब वेव्स एंड ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट्स आपको आते होंगे। 8, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स जिसे बोलते हैं। अगेन यहाँ पे वही चीज है, वेव्स के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये पूरे 8 चैप्टर मिलके क्या बना देते हैं आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये 8 चैप्टर, इसी में आपका ये मान के चलो 4 से 4.5 महीने इसी में जाएंगे। तो अगर बहुत अच्छी तरीके से मैं करवाऊँ, पूरी थ्योरी करवाऊँ, फिर क्या बोलते हैं डेरिवेशंस करवाऊँ और न्यूमेरिकल्स करवाऊँ, न्यूमेरिकल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ही जाएंगे 4 से 4.5 महीने, 5 महीने तक भी जा सकते हैं। इमेजिन करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जाता है ये पूरा, अगर बहुत अच्छी तरीके से कराया जाए। नाउ जैसे 9th में मूव करते हो, तो 9th में अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जा रहा है, 8 तक खत्म हो जाता है, 9th में आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स स्टार्ट हो जाएगा, और इसे कई बार जो है बुक में लिखा होता है रे ऑप्टिक्स। ये आपने किया हुआ है कभी, लेंस क्या होते हैं, फिर मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है, टेलीस्कोप होता है, जो सब पढ़ोगे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब पढ़ने वाली है उसमें, ठीक है। उसमें डिटेल में जाना तब जाएंगे जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करेंगे। इसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जो है फिनोमेना कहते हैं, इंटरफेरेंस का भी पढ़ा होगा। और पिछले साल जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 वेव इंटरफेयर करती हैं तो क्या क्या बनता है, एक वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव भी बन सकती है, बीट्स, थोड़ी बहुत बीट्स
जो है बीट्स बन सकती हैं, ये सब पढ़ोगे आप। इंटरफेरेंस पढ़ोगे, डिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़ोगे, थोड़ा बहुत 9th क्लास में किया होगा डिफ्रैक्शन क्या होता है, और एक और टॉपिक पढ़ोगे पोलराइजेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये फिर मैं वही बता रहा हूँ कि वेव ऑप्टिक्स तभी चलेगा जब आपको वेव आती है। तो देखो पिछले साल मैंने आपको बताया था कि 3 चैप्टर में वेव्स काम आएंगी, अल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इन तीनों में काम आने वाली। 11th चैप्टर जो है, अब यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ने वाले हो आप डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ोगे। मैटर के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। 12th जो चैप्टर है वो होगा आपका 12th एंड 13, ठीक है ना। 12th होगा एटम, ये 12th एंड 13 है, ठीक है, एंड 13। 12th होगा एटम और 13th होगा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, ये भी आपने फिजिक्स थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। एटम पढ़ा होगा, जैसे वो आपने स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ी होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन कौन से क्या बोलते हैं, कौन कौन से ऑर्बिट में मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो क्या बोलते हैं रेडिएट करता है, एक फोटोन बाहर निकालता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, सब जो है एटम में आ जाएगा। न्यूक्लियाई में क्या होगा, न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस के अंदर घुस जाओगे तो न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई में आप पढ़ोगे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। फिर फ्यूजन पढ़ोगे, फिजन पढ़ोगे, ये सब जो है आ जाता है, ठीक है। तो वो वहीं देखेंगे, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। 14th में आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये अब थोड़ा क्या है ना, छोटा हो चुका है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में क्या होता है, ये बहुत छोटा हो चुका है अब आपके सिलेबस में। पहले जब मैं पढ़ाई करता था 2 साल पहले, तो उसमें क्या था, बहुत चीजें पढ़ानी थी, ट्रांजिस्टर पढ़ाना पड़ता था, डायोड, रेक्टिफायर, ये सब बहुत चीजें, फिर लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ाना पड़ता था। ये फिर वहीं देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी बहुत छोटा हो चुका है, ठीक है, छोटा हो चुका है, तो उसी के हिसाब से। लेकिन मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि क्या है, जेई और नीट में तो ये आता ही है पूरा, ट्रांजिस्टर डायोड सारे आते हैं, ठीक है ना। बोर्ड में तो क्या है, छोटा कर दिया गया है। और 15वां, ये 15वां चैप्टर क्या है, ये हटा दिया गया है बोर्ड से वैसे तो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा। इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस, क्योंकि ये नीट में और क्या बोलते हैं जेई में आएगा ही आएगा। और एनडीए, खासकर एनडीए में, तो एनडीए में भी आता है, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये देखो, ये 15 चैप्टर हैं आपके, और इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि क्या है मैकेनिक्स में, क्या है बच्चा थोड़ा सा अगर दिमाग थोड़ा तेज है तो फिर वो कर लेता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। लगने तो, नाम तो, अब नाम तो होता है क्या है, नाम तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, खतरनाक से नाम होते हैं, है ना। नाम से हमें क्या लेने देना, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप न्यूमेरिकली, आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो, मैं बता रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में आप क्या करोगे, प्लीज सेल्फ स्टडी की अब आप आदत डाल लो। आप अगर आप बोलोगे कि सर सेल्फ स्टडी क्यों, आप पढ़ा तो रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि मैं जो हूं आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, शायद ऐसा हो सकता है 3-4 महीने बाद जो है ऑफलाइन तो चलेंगी कभी ना कभी। जब ऑफलाइन चलेंगी तो अपने पास कितना टाइम होता है, 2 से ढाई घंटा एक दिन में, इन वन डे, ठीक है ना, वन डे। लेकिन उसके अलावा आपके पास, अगर मैं 2 घंटा 2.5 घंटे की क्लास होती है, तो आपके पास कितने घंटे बचते हैं, 22.5 घंटे। उसमें से आप मान के चलो कि स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल में 6 घंटे लग गए, तो सोते हो 8 घंटा सोओगे, तो सोचो, इमेजिन करो 14 घंटे तो यहाँ आ गए, 14 घंटे तो इसमें चले गए, ठीक है। तो आपके पास जो टाइम बचता है वो साढ़े
7 घंटे का। अब इमेजिन करो अगर आप इसमें 6 घंटा भी अलग लगा देते हो कि 6 घंटा मुझे रोज पढ़ना है, मैं लिटरली बता रहा हूँ फिजिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। हाँ ऑफ कोर्स आपको फिजिक्स ही नहीं पढ़नी है, केमिस्ट्री और मैथ्स भी पढ़नी है, तो अगर आप रेशियो लगा देते हो उस तरीके से 3:2:1, 3 घंटे आप क्या दो, मैथ्स को दो, 1.5 घंटा जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री को दो। मैथ्स रिक्वायर प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी होती है, इसलिए मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो मैं हाफ 1.5 घंटा लगा रहा हूँ। तो अगर आप इतना टाइम देते हो तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और मैं लिटरली एक चीज आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर आपकी मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग है, जब आगे चल के आप कुछ करते हो यू कैन अचीव मैनी थिंग, बहुत चीजें अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने अभी गेट का एग्जाम दिया, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी गेट एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से, मुझे फिजिक्स और मैथ्स इतनी आती है कि 100 मार्क्स का है कट, 100 मार्क्स का गेट एग्जाम होता है, 33 का कट ऑफ है, तो 33 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होती है। तो जिसने बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो नहीं भी पढ़ेगा तो 40 नंबर तो वो ऐसे ले आएगा। ये फायदा होता है पढ़ने का 11th 12th में। जो नहीं पढ़ते 11th 12th में, उनका वो बेचारे जो है 20 नंबर ला रहे हैं, 15 नंबर ला रहे हैं गेट में। आगे चल के आपको पता चलेगा गेट क्या होता है, ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली कईयों को पता भी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो, फिजिक्स हो गया, मैथ स्ट्रांग हो, केमिस्ट्री, पीसीएम अगर आपका स्ट्रांग हो, यू कैन अचीव मैनीथिंग। चलो ठीक है, यहां से मैं अब स्टार्ट करता हूं। वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स होता है, कई लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन, बट मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बोलता। इलेक्ट्रो मीन्स का होता है चार्ज, और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। तो आप क्या पढ़ोगे इसमें, इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है, फर्स्ट 2 चैप्टर, तो इसमें आप पढ़ोगे चार्जेस एट रेस्ट, मतलब चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो क्या क्या फिनोमेना प्रोड्यूस करेगा, क्या क्या फिनोमेना प्रोड्यूस कर सकता है, वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है ना, कर पाता है। तो अब आप एक चीज सोचो कि आप बोलोगे कि सर चार्ज रेस्ट पे रहता है क्या, है, कुछ केसेस में रहता है, कुछ केसेस में रहता है, लेकिन रेगुलर लाइफ में चार्ज हमेशा मूव करता रहता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या क्या फिनोमेना प्रोड्यूस करेगा, तो मैं इसका कुछ ओवरव्यू बताऊंगा आपको, वो धीरे धीरे चैप्टर्स में आगे चलेगा। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ज होता क्या है। सबसे पहले पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। ओ पारुल, अरे भाई से नीचे ले जा यार, बच्चा नहीं समझता है। हाँ वो, चलो, तो चार्ज होता क्या है सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, व्हाट इज चार्ज। तो अब क्या था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म, ये आपने एक्सपेरिमेंट कई बार सुना भी होगा, 10th क्लास में किया होगा आपने। ये किसने परफॉर्म किया था ये तो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, मेनली जो है ऐसा बोलते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट।
तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये परफॉर्म किया था किसने? जनरली बोला जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले किसी ने किया हो, क्योंकि चार्ज जो है बहुत पहले से ही हमें पता है कि चार्ज जैसी कोई चीज हुआ करती थी। तो अब एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक सिल्क का कपड़ा लिया जाता है, और एक ग्लास रॉड ली जाती है। ग्लास रॉड आपको पता ही है क्या होती है, ठीक है ना? सिल्क लिया जाता है और इन दोनों को रब किया जाता है, इन दोनों को रब किया जाता है। इस पे रब कर देता हूँ, ठीक है? रब। अब जैसे ही आप रब करते हो, अभी मैं ये नहीं बता रहा कि किसी के ऊपर चार्ज आ रहा है, ठीक है ना? हमें पता है चार्ज आता है, लेकिन जब साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो उससे कुछ कंक्लूजन निकाले उन्होंने। क्या क्या कंक्लूजन निकाले अभी मैं बता रहा हूँ। पहले तो ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जो है रब किया, ठीक है? रब करने के बाद उन्होंने ग्लास रॉड को रख दिया एक जगह पर और सिल्क को रख दिया एक जगह पर। अच्छा, फिर वही एक और बार उन्होंने ग्लास रॉड ली, फिर सिल्क ली, फिर रब किया और ग्लास रॉड को फिर से यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख दिया सिल्क। और तीसरा उन्होंने फिर से वही काम किया, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग चीज कर दी। उन्होंने क्या किया, सिल्क और ग्लास रॉड को रब किया, लेकिन दोनों को साथ साथ रख दिया इस तरीके से, ऐसे। अब उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने इन्हें पास रखा, आसपास रखा था, और ये दोनों को पास लेके आ रहे हैं, या ऐसे रखो, पास रख दिया उन्होंने, एक दूसरे के पास रखा, तो उन्होंने क्या देखा देखा कि ये जो ग्लास रॉड है, ये वाली जो ग्लास रॉड है, इस वाली ग्लास रॉड को रिपेल कर रही है, और ये वाली ग्लास रॉड इसको रिपेल कर रही है। मतलब ये दूर जा रहे थे, कहने का मतलब दे आर रिपेलिंग ईच अदर। ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ध्यान देना, अभी मैं मॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, एटॉमिक लेवल पे नहीं जा रहा कि एटॉमिक लेवल पे क्या होगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखी, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है, कुछ कंक्लूजन निकाले जाते हैं। एक्सपेरिमेंट ऐसे ही तो होता है, पहले ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद ऑब्जर्व करो, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालो। सेम चीज सिल्क के साथ हुई। सिल्क को जब पास रखा तो सिल्क भी एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, ये इसे रिपेल कर रही है, ये इसे रिपेल कर रही है, दूर दूर जा रहे हैं। बट ग्लास रॉड सिल्क को अट्रैक्ट कर रही थी, या सिल्क ग्लास रॉड को अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब ये दोनों पास आ रही थी, अट्रैक्ट। तो इससे एक चीज पता चली, सबसे पहले तो ये चीज पता चली कि जब ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो कुछ ऐसी चीज है जो ग्लास रॉड पे आ जाती है और सिल्क पे आ जाती है, ठीक है ना? कुछ आ जाता है, उसको बाद में नाम दिया गया, चार्ज आ जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना? तो जब ग्लास रॉड और सिल्क को रब किया जाता है, ठीक है ना, या क्योंकि मैं ग्लास रॉड और सिल्क की बात कर रहा हूं फिलहाल अभी, तो उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन दिया, ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूं। When glass rod is rubbed with silk, तो अब देखो यहां पे टर्म क्या यूज कर रहा हूं, द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बोथ मटेरियल टेक्स प्लेस। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये निकाला कि
कुछ तो ऐसी चीज है जो ग्लास रॉड और सिल्क पे आ गई है, तो उसको नाम दिया चार्ज, चार्ज नाम दिया, ठीक है ना। आया समझ में? इस चीज को समझना जरूरी है। ग्लास रॉड को और सिल्क को जब मैं रब करता हूं तो दोनों पे कुछ चार्ज आ जाता है, और उस फिनोमेना को बोल देते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बोथ मटेरियल। तो दोनों मटेरियल का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, इसका मतलब दोनों पे चार्ज आ चुका है, ठीक है। फिर दूसरा जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाला कि ग्लास रॉड को रिपेल कर रहे हैं और सिल्क सिल्क पे रिपेल कर रहा है, ठीक है ना। सिल्क सिल्क को रिपेल कर रहा है। तो इससे एक चीज समझ में आई कि ग्लास रॉड पे जो चार्ज होगा वही ग्लास रॉड पे, दूसरी वाली ग्लास रॉड पे चार्ज आएगा। अगर इस ग्लास रॉड पे अगर कुछ चार्ज है तो इस पे भी वही चार्ज होगा। सिल्क पे जो चार्ज होगा वही सिल्क पे, दूसरे वाले सिल्क पे चार्ज आया होगा। लेकिन तीसरे से पता चला कि ग्लास रॉड पे जो चार्ज होगा उसका बिल्कुल अपोजिट होगा सिल्क पे। इससे ये चीज पता चली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ग्लास रॉड को रिपेल कर रहा है तो ग्लास रॉड को जब सिल्क पे आप रब करोगे तो ग्लास रॉड पे कुछ चार्ज आया है, तो वही चार्ज तो दूसरे वाले पे भी आएगा ना। तो दोनों पे सेम चार्ज है, ग्लास रॉड पे दोनों पे सेम चार्ज है, सिल्क पे भी सेम चार्ज है, लेकिन ग्लास रॉड और सिल्क पे डिफरेंट चार्ज है। तो दूसरा जो ऑब्जर्वेशन यहां से पता चलता है वो ये है दैट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस exist in nature। नेचर में सिर्फ दो ही टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला जो चार्ज है उसको नाम दिया गया, नाम मैं बता रहा हूं ध्यान देना, ये जो नाम दिए गए हैं ये किसने दिए हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। पहले भी, उसके पहले भी कुछ नाम दिए गए थे, लेकिन जो हम नाम यूज करते हैं वो स्पेशली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। तो पहले चार्ज को नाम दिया गया पॉजिटिव चार्ज, इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दूसरा जो चार्ज है उसको नाम दिया गया नेगेटिव चार्ज, इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन बताई कि नेचर में सिर्फ दो ही टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, तीसरा चार्ज अभी तक पाया नहीं गया है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है कि सर पॉजिटिव है नेगेटिव, क्या इसके अलावा कोई चार्ज होता है? नहीं, अभी तक तो पाया नहीं गया है, ठीक है ना। मेरी नजर में तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि फिजिक्स अब बहुत नीचे चली गई है, लेकिन अगर तीसरे टाइप का चार्ज पाया गया होता तो ये न्यूज में भी आ जाता, लेकिन अभी तक तीसरे टाइप का चार्ज एग्जिस्ट करता ही नहीं। दो ही टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। तो अब आप बोलोगे तीसरा और क्या पता चला? तीसरा ये पता चला, अब आपके दिमाग में एकदम क्वेश्चन आएगा कि सर दो टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब जरा मुझे बताओ कि ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आया होगा, सिल्क पे कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव ग्लास रॉड पे आया कि नेगेटिव आया? सिल्क पे पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, कौन सा चार्ज आया ये भी बता दो। तो अब क्या था, उस समय किसी को ये नहीं पता था कि एटम के अंदर, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, आज 1700 ईस्वी में किया गया था, 17 और 18वीं ईस्वी में किया गया था एक्सपेरिमेंट, या 18वीं के मिड में ले लो। तो उस समय ये तो पता ही नहीं था कि एटम के अंदर भी कोई चीज होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, कुछ पता नहीं था उन्हें। तो अब क्या हुआ कि जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पता है कि ये नेगेटिव चार्ज आता किसकी वजह से है और प्रोटॉन क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज आता किसकी वजह से है, तो उनके पास एक ही तरीका बचता है कि वो मान ले, मानना पड़ेगा, कन्वेंशन लेनी पड़ेगी। सो बाय कन्वेंशन, मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल दूंगा इसे कैसे समझना है। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब मान लेना। तो कन्वेंशन कैसे यूज होती है, इस तरीके से उन्होंने माना, इफ, उन्होंने माना है, ध्यान देना, इफ ग्लास रॉड is rubbed with silk, then glass rod will acquire positive charge and silk will acquire
नेगेटिव चार्ज। ध्यान देना, बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन का मतलब उन्होंने मान लिया था। ग्लास रॉड के पास क्या आ गया, पॉजिटिव, और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज माना होगा। ठीक है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये तो बेसिक है, कभी पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, बिल्कुल पढ़ा होगा ये, सुदीप्तो सर ने पढ़ाया भी होगा, और जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा ये। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कुछ डाउट हो ना कि सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मैं वैसे इस चैप्टर के जैसे जैसे धीरे धीरे ये चैप्टर, ये जो है लेक्चर बढ़ेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये, अब आपके दिमाग में आएगा सर माना ना इन्होंने तो मान लिया कि ग्लास रोड को जब रब करोगे सिल्क के साथ तो ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और सिल्क पे नेगेटिव। क्या पता ये गलत होते, बिल्कुल हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब एटम का पता चला कि एटम के अंदर क्या होता है, और ये एक्सपेरिमेंट, ऐसा सोचो कि ये एक्सपेरिमेंट 1850 में किया, तो हमें तो पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसी कोई चीज होती भी है कि नहीं। लेकिन 1902 में जे जे थॉमसन ने क्या बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीज होती है। फिर जो है प्रोटॉन की भी खोज हो गई, प्रोटॉन भी आ गया और न्यूट्रॉन भी आ गया। न्यूट्रॉन का को हमें कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। तो अभी सोचो, अगर यही एक्सपेरिमेंट आप 1950 में करोगे तो आपको सब पता चल गया ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज होती है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट 1950 में हुआ और उन्होंने ये देखा कि ग्लास रॉड पे क्या आ रहा है, और ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ रहा है और सिल्क पे कौन सा चार्ज आ रहा है, तो उन्होंने देखा कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव ही आता है और सिल्क पे क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो ये जो कन्वेंशन थी वो सही थी, बिल्कुल सही थी। कई बार ये कन्वेंशन गलत भी हो गई, गलत भी हो जाती है। जैसे आपने क्या पढ़ा था, कभी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ये सर्किट पढ़ा होगा, अगर कंडक्टर को एक बैटरी से लगा दें तो आपने पढ़ा होगा कि जो करंट होता है वो बैटरी के बाहर कहां से कहां जाता है, बताएगा कोई, किसी को याद है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ऐसे, है ना, ऐसे जाता है। इस करंट को क्या नाम दिया गया था, किसी को याद है? 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या बोलते थे इस करंट को? एक नाम दिया जाता था, याद है किसी को 10th क्लास का? कन्वेंशनल करंट, याद है किसी को? नहीं याद है, चलो। इस करंट को, ये वाला जो करंट है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, उसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। मतलब मान लिया, उन्हें उन्हें तो ना पता था पहले कि अंदर क्या फ्लो करता है, उन्हें ये पता था कि कुछ चार्ज फ्लो कर रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सा चार्ज है, कैसा चार्ज है वो। उन्हें कुछ नहीं पता था अंदर की क्या फ्लो करते हैं, उन्हें ऐसा लगा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, तो उन्होंने मान लिया, इसलिए कन्वेंशनल करंट नाम दे दिया। कन्वेंशन मतलब माना हुआ, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो उन्हें पता चला एक्चुअल में क्या मूव करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन उल्टा भागते हैं। ये सब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। तो करंट एक्चुअल किसकी वजह से आया, करंट किसके फ्लो की वजह से आया, इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से आया, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आया, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो दिख रहा है क्या प्रॉब्लम है? कन्वेंशनल करंट माना हुआ करंट है जो शुरू से यूज हो रहा था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो उल्टे मूव करते हैं, चार्ज तो बेचारे उल्टे मूव कर रहे हैं, तो हमने गलत डायरेक्शन ले ली। आया समझ में? तो कई बार क्या होता है, मानी हुई चीज बाद में ऐसा पता चलता है कि यार ये तो गलत है। आया समझ में? लेकिन ग्लास रॉड और सिल्क के केस में ऐसा नहीं हुआ। ग्लास और सिल्क रॉड में जो कन्वेंशन मानी थी वो बाद में करेक्ट निकली। तो अब इससे पता क्या चला, इससे ये पता चलता है कि जो कन्वेंशन मानी थी वो बिल्कुल सही है,
मैं यहां पे लिख रहा हूं, assumed convention was absolutely right. एब्सोल्युटली राइट होती है। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है कि ग्लास रॉड जब भी सिल्क के साथ, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ जब रब करोगे तो ग्लास रॉड पे आता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर ग्लास रॉड पे क्यों पॉजिटिव आया, सिल्क पे नेगेटिव, ग्लास रॉड पे नेगेटिव पे क्यों नहीं आया? तो उसका आंसर मैं थोड़ा बाद में दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बाद में दूंगा, अभी बताऊंगा। पहले तो मुझे चार्ज बताने पड़ेंगे, चार्ज आते क्यों है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। अब हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, ओके। अब एक चीज ध्यान दो कि मैं आपसे बोलूं, ध्यान देना, अब आपके दिमाग में आएगा, दिमाग में क्या आएगा कि सर क्या दुनिया में दो ही मटेरियल है, ग्लास रॉड और सिल्क? नहीं, देर आर डिफरेंट मटेरियल। मान लीजिए मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट करूं, एक होती है एबोनॉइट रॉड। ठीक है, मान लीजिए एबोनॉइट रॉड ले ली, एंड एबोनॉइट रॉड को मैंने फर के साथ रब किया, बोथ आर रब टुगेदर। अब कैसे पता करोगे कि एबोनॉइट रॉड पे कौन सा चार्ज आया और फर पे कौन सा चार्ज आया? और ये फर कौन सा चार्ज आया? कौन तरीका बता सकता है, कैसे मुझे पता चलेगा कि एबोनॉइड को, रॉड को अगर मैं रब करूंगा फर के साथ, कैसे पता चलेगा कि एबोनॉइड पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे तो ध्यान देना, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आ रहा है, इस पे नेगेटिव आ रहा है। कौन सोच के बताएगा कि मैं इससे, ग्लास रॉड और सिल्क से कैसे पता करूंगा कि एबोनॉइट रॉड को जब फर पे रब किया होगा तो एबोनॉइट रॉड पे कौन सा चार्ज आया होगा और फर पे कौन सा चार्ज आया होगा? तो इसका एक मेथड है। मेथड ये है, आप कैसे सोचोगे, सोचने का तरीका ये है कि आपको ये तो पता है, क्या पता है आपको, यहां लिख रहा हूं, व्हाट इज नोन। नोन ये है कि व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, ग्लास रॉड के पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सिल्क के पास नेगेटिव आ जाता है। ये आपको पता है पहले से। अब अगर आपको ये जानना है कि ग्लास रॉड पे, हाँ बिल्कुल, अगर आपको ये जानना है कि एबोनॉइट रॉड पे क्या आया होगा और फर पे क्या होगा, तो आप क्या करोगे, रब एबोनाइट रॉड विद फर, दोनों को रब करो, और ग्लास रॉड और सिल्क को भी रब कर लो। हाँ, रब कर लो, इन दोनों को भी रब कर लो और इन दोनों को भी रब कर लो। अब क्या पता है आपको, ये पता है कि ग्लास रॉड पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब क्या करोगे, ग्लास रॉड को एक साथ यहां पे रख दो, और साथ में क्या रख देना, इसके साथ में क्या रख देना, एबोनाइट रॉड को रख देना। अब अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये दोनों को, ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दे, तो आप झट से बता दोगे कि इस पे पॉजिटिव है तो इस पे भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। वो इस एक्सपेरिमेंट में भी पता चल गया था, मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए था। तीसरी तो ये थी, चौथी ये थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी ऑब्जर्वेशन पता चली थी, मैंने लिखी नहीं,
लेकिन समझ लेना। तो अगर आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड पे तो पॉजिटिव आ जाता है, ये तो हमें पहले से ही कन्वेंशन ले लिया है मैंने। अब अगर इबोनॉइट को मैं फर से रब करूं, फर पे रब करूं, तो इबोनॉइट पे क्या आएगा? इबोनॉइट अगर ग्लास रॉड अगर इबोनॉइट को रिपेल कर रहा है तो आप झट से बता दोगे इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप सिर्फ क्या करोगे, आपका काम क्या है, एक ही काम है, किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे पता करोगे? उस बॉडी को चार्ज करके ग्लास रॉड के पास लेके आ जाओ। अगर ग्लास रॉड अट्रैक्ट कर रहा है उस बॉडी को, झट से बोल देना पॉजिटिव चार्ज है। और अगर अट्रैक्ट कर रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? इबोनॉइट रॉड पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से सोचा जाता है। यहां तक समझ में आया है क्या? जरा बताओ, जरा मुझे जल्दी बताओ। ओके, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताओ कि चार्ज होता क्या है? सर यस बोलो। सर वैसे फिर एक्सपेरिमेंट के बाद पता क्या चला एबोनाइट रॉड पे कौन सा चार्ज आता है? मैं अभी बताऊंगा। मैंने ये एक्सपेरिमेंट, मैंने तो नहीं, मैंने आपको ये बताया कि कैसे पता करोगे चार्ज, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि सर कौन से मटेरियल पे कौन सा चार्ज आ रहा है? तो उसके लिए मैं एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। देखो ऐसा होता है, ये दिख रहा है ऐसा। तो मैं अभी बताऊंगा कि ये कैसे सोचोगे आप, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और चीजें भी बता दूं कि चार्ज आता क्यों है ना? पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है, चार्ज बॉडी पे आता क्यों है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो है हम एक टेबल, ऐसा मैं टेबल आपको बताऊंगा। इस टेबल में क्या है, ये टेबल एक छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़े टेबल का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें सारे मटेरियल ऐसे रखे होते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये चार्ट मैंने बनाया कि अगर मैं कॉटन को रेजिन के साथ रब करूं, तो आप इस चार्ट से ये पता कर सकते हो कि कॉटन पे कौन सा चार्ज आया और रेजिन पे कौन सा चार्ज आया, एकदम पता कर सकते हो। आया समझ में? तो ये चार्ट जो, लेकिन पहले मुझे क्या बताना पड़ेगा आपको कि चार्ज क्या है और चार्ज आता क्यों है। तो अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज चार्ज? अब जैसे ही आप चार्ज की बात करते हो कि चार्ज होता क्या है चार्ज, तो मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे पास ही नहीं, साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। उन्हें भी पता नहीं है चार्ज क्या है, ठीक है ना? प्रॉब्लम है थोड़ी, फिजिक्स की थोड़ी ये प्रॉब्लम ये भी होती है कि फंडामेंटली चीजें क्यों एग्जिस्ट करती हैं। जैसे चार्ज हो गया, क्यों एग्जिस्ट करता है? मास एग्जिस्ट क्यों करता है? क्या है मास? ठीक है। अब जैसे मास बोलोगे तो बोल देंगे क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय द बॉडी। बहुत सीधी सी एक्सप्लेनेशन बोल दी। लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि ये बताओ कि मास किससे मिलके बना है? तो आप बोलोगे सर मास तो एटम की वजह से आया होगा। ये अगर बॉडी है तो बॉडी में क्या है? एटम है बहुत सारे। तो मैं बोलूंगा एटम भी तो किसी चीज से मिलके बना होगा। तो साइंटिस्टों ने पता करा कि एटम के अंदर क्या होते हैं, क्या होते हैं अंदर, एटम के अंदर, एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना? सब पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, फिर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके अराउंड क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो आपका आंसर क्या है? मैं आपसे बोलूंगा कि सर मास के, कि भाई मास किसकी वजह से आया, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन का कुछ मास होगा, न्यूट्रॉन का मास होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, ऐड कर दो तो एक एटम का मास पता चल जाएगा।
और इस मटेरियल में क्योंकि 4 एटम है तो एक एटम के मास को 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो टोटल मास पता चल जाएगा। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि प्रोटॉन बताओ किससे आया है। प्रोटॉन भी तो किसी चीज से मिलकर बना होगा। तो हाँ, प्रोटॉन भी मिलके बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बने होते हैं क्वार्क्स से। क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। अब ये पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन समझ लो अभी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एंटी क्वार्क्स एंड क्वार्क्स से मिलके बने हैं, मतलब ये और छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, और ये डिटेक्ट हो चुके हैं, ध्यान देना। तो अब आपका फिर क्या क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन ये होगा, आप बोलोगे सर क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स का मास निकाल लो। अब मान लो कि प्रोटॉन में 2 क्वार्क्स हैं और एक एंटी क्वार्क्स है, तो क्वार्क एंटी क्वार्क का मास निकाल लो, ऐड कर देना तो प्रोटॉन का मास आ जाएगा। और प्रोटॉन का मास पता चल गया और न्यूट्रॉन का मास पता चल गया, तो ऐड करके फिर इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं एटम का मास निकाल लो, और एटम से फिर मटेरियल का निकाल लो। तो फिर वही क्वेश्चन आएगा, मैं बोलूंगा क्वार्क किससे मिलके बना है। तो अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट तो इतना नीचे नहीं गए हैं कि क्वार्क्स किससे मिलके बना है ये भी पता है, नहीं। अब क्या होता है, कुछ साइंटिस्टों का मानना है, एक थ्योरी दी गई है, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी। इसे बोलते हैं स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है। और कई बार इसे एक नाम दिया गया एम थ्योरी। आप जाके डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। इसके हिसाब से क्या होता है कि क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स जो है छोटी छोटी स्ट्रिंग से मिलके बने हैं। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है ये, वाइब्रेट करती रहती है, ठीक है। दीज आर, ये जो क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स हैं, ये क्वार्क की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। तो ये वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से मिलके बने हैं। और ये अब आप बोलोगे कि सर स्ट्रिंग किससे मिलके बनी है, तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ एनर्जी है ये। कमाल की बात आ गई ना। देखो, इमेजिन करो कि जो क्वार्क है ये एनर्जी की स्ट्रिंग से मिलके बना है और ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है। तो आप क्या बोलोगे, फंडामेंटली तो सर सारी चीज एनर्जी है, तो ये पार्टिकल्स कहां से आ गए? जब सारी दुनिया एनर्जी से ही मिलके बनी है तो ये मास कैसे आ गया? इसलिए बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें यही नहीं पता है कि मास क्या होता है, क्यों एग्जिस्ट करता है, चार्ज क्यों एग्जिस्ट करता है, एनर्जी है क्या, क्या है एनर्जी, नहीं पता हमें। हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, एनर्जी बोल देते हैं ना, एनर्जी क्या है? इट इज अ, क्या होती है एनर्जी? काम करने की ताकत। जिस बॉडी में जितनी ज्यादा एनर्जी हो उतना ज्यादा काम कर सकता है, कैपेसिटी टू डू वर्क डन, ऐसा बोलते हैं ना कुछ। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है वो, हम पढ़ते तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन इज नॉट गुड, दैट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। आया समझ में यहां तक? ओके, तो अब प्लीज मतलब रिस्पॉन्ड क्या करो यार, यहाँ पे कम से कम 24 बच्चे दिखा रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे अलावा 23 हैं, 22 मान के चलो, तो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड क्या करो ताकि मुझे पता चलता रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, ठीक है ना, तो मुझे पता चलता रहना चाहिए। रिस्पॉन्ड करो, जो डाउट हो एकदम बता दो कि सर ये डाउट नहीं आया, अनम्यूट करो और डाउट पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पूछोगे, मैं आंसर कर दूंगा सबका। अब तो हमें ये पता चला कि सर चार्ज जैसी चीज एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन चार्ज होता क्या है ये नहीं पता है, ठीक है। चार्ज होता क्या है नहीं पता है हमें, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि बॉडी पे चार्ज आया तो है, ऑब्वियस सी बात है। जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, डेफिनेटली आया। तो ये कैसे आया? कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा। तो अब मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि व्हाट हैपन टू द बॉडी व्हेन इट इज चार्ज। जब बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, तो अब यही एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं।
होता क्या है कि इमेजिन करो कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मुझे कोई भी एक एलिमेंट बताओ, कोई भी एक एलिमेंट बता दो। मैं ले रहा हूं सोडियम, चलेगा? सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? ओके, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। जैसे ही आप एटॉमिक नंबर बोलते हो, ठीक है ना, तो आप झट से ये भी बता सकते हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11 ही होगी, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। क्या हमेशा 11 होंगे? नहीं, ये तभी है जब आप किसी के साथ रब नहीं कर रहे हो, ठीक है। ध्यान देना, हमेशा याद रखना, एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, क्योंकि आप एटम के अंदर से प्रोटॉन नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बैठे हुए हैं। तो अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी पढ़ा है आपने, कौन बताएगा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना होगा, जरा बताएगा कोई? बहुत बढ़िया, 281। 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? कौन सी शेल होगी? सबसे पहली शेल कौन सी होती है? के शेल, है ना, के शेल होती है सबसे पहली, ये के शेल है। ओके, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और सबसे लास्ट वाली शेल है जो दूर है सबसे ज्यादा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। के शेल हो गई। मैं फिर वही बता रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ज्यादा केमिस्ट्री आती भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे क्या बोलते हैं इसको, आप फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हो ना, थोड़ी बहुत आती है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये घूम रहे हैं, न्यूक्लियस कह रहा हूँ, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। कौन सबसे ज्यादा दूर है? कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दूर है? एम शेल वाला, एम आउटर शेल मोस्ट। वाला, आउटर मोस्ट, ठीक है। तो किस इलेक्ट्रॉन को मैं एनर्जी, किस इलेक्ट्रॉन को मैं आसानी से निकाल सकता हूं एटम से? पूरा ये एटम ही हो गया ना एक तरीके से, एम शेल वाले को आराम से मैं निकाल सकता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि एम शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। हाँ, आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत आराम से निकल सकता है, क्योंकि दूर है सबसे ज्यादा। लेकिन निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या देनी पड़ेगी मुझे? एनर्जी। एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, सम एनर्जी हैज टू बी गिवन। सम एनर्जी हैज टू बी गिवन टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके हैं। एग्जांपल, सबसे पहला तरीका है हीट दे दो। तो जब आप हीट दोगे, इसे हीट दोगे मतलब एटम को गर्म करोगे, तो क्या होता है,
बाहर वाले जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो बेचारे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि दूर है, आराम से निकल जाएगी, है ना, आराम से निकल जाएंगे तो ये बाहर निकल जाते हैं। तो हीट दे के दे सकते हो। फिर और क्या कर सकते हो, और भी तरीके हैं, फोटोन मार सकते हो। फोटोन जो है, जैसे फोटोन्स होते हैं उनको थ्रो करवा सकते हो, बट ठीक है मैं हीट की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हीट की बात करूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल फोटोन हो गया, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूंगा जैसे जैसे चैप्टर आगे जाएगा, ठीक है ना। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, फोटोन से आप काम कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बाहर निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। वो सारे मॉडर्न फिजिक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप हीट दोगे तो क्या होगा, मान लीजिए आपने इनफ हीट दे दी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाता है। अब बताओ, सोचो, सोच के बताना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इसमें, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बचे। प्रोटॉन को तो आप हाथ भी नहीं लगा पाओगे, प्रोटॉन कितने हैं, 11 ही हैं, दिख रहा है। प्रोटॉन को आप निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, वो एक अलग चीज है, वो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, क्योंकि प्रोटॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो आप निकाल नहीं सकते। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10। 10 बचे। आया समझ में कि नहीं। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो प्रोटॉन तो 11 रहे, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो इसलिए क्या होता है, हम ऐसे लिख देते हैं इसे। आया समझ में। Na+1, +1 क्या है बताएगा कोई। एक्स्ट्रा प्रोटॉन। एक्स्ट्रा प्रोटॉन, प्लीज चार्ज मत बोल देना। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर ये जो +1 है ना ये चार्ज है, नहीं चार्ज नहीं है, दिस इज नॉट अ चार्ज। +1 ये बता रहा है कि दैट इलेक्ट्रॉन protons are greater in number compared to electron, one greater in number, ऐसे सोच लो। यार म्यूट कर लो अपने आप को, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है प्लीज। चार्ज नहीं है, ध्यान देना, ध्यान देना, +1 is not the charge on sodium atom। चार्ज कितना होगा वो बात की बात है, बताएंगे बाद में, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी जब चार्ज होती है, चार्ज करना होता है, तो चार्ज क्यों होती है उसका रीजन है कि आप क्या करते हो, जैसे ही आप कुछ एनर्जी देते हो, मतलब अब देखो क्या हुआ होगा, सोचो यहां, सोचो यहां क्या हुआ होगा, जब आपने इन दोनों को रब किया, रब करने का मतलब क्या है, क्या प्रोड्यूस हुआ, एक दूसरे पर रब कर रहे हो यानी कि फ्रिक्शन आया। और फ्रिक्शन क्या करता है बताएगा कोई, जैसे दो हाथ को हीट आप रब करते हो तो हीट क्या होता है, प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो हीट किसने ली होगी, किसने ली होगी हीट, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड ने भी ली और सिल्क ने भी ली, है ना, दोनों ने ली क्योंकि दोनों रब कर रहे हो। तो अब इमेजिन करो कि ग्लास रॉड से ही क्यों निकले, ग्लास रॉड पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकले और कहां पहुंच गए, सिल्क में पहुंच गए। तो ग्लास रॉड जैसे यहां पे देखो, यहां देखो, ध्यान दो कि जैसे आपने हीट दिया सोडियम को, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो किस चार्ज की मात्रा बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई। यानी कि मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, सोडियम एटम
is positively charged. सोडियम एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, क्योंकि प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज कम है, तो यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। ये देखो +1, +1 का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज आना, और एक का मतलब यहां पे क्या है कि प्रोटॉन एक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब कौन बताएगा एग्जांपल के तौर पे? लिथियम में कितने होते हैं, 2 है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, 12 नहीं 3 होता है आई थिंक। 3 होता है। तो 3 से 2 3। इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा। हाँ सर, एक ही निकलेगा। अच्छा सोडियम के बाद बताओ क्या आता है, सोडियम के बाद जस्ट बाद क्या आता है? पोटेशियम। मैग्नीशियम। 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 तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो आप, है ना? यस सर। अगर आप उसे हीट दोगे तो मैग्नीशियम Mg+2 आयन बनाएगा। इसका मतलब क्या है, एटम कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 2 ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये होता है। चार्ज कितना आया ये अभी बात की बात है, चार्ज कितना आया होगा वो हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है, पहले तो ये सोचो। तो जैसे ही आपने हीट दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, सोडियम क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो अब सोचो कि जब आपने यहां पे रब किया, फ्रिक्शन ने कुछ एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे और सिल्क में चले गए होंगे। तो ग्लास रॉड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क में चले गए तो सिल्क पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये प्रोसेस हुआ होगा। लेकिन फिर अब यही क्वेश्चन आता है कि ग्लास रॉड पे ही क्यों आया, ग्लास रॉड पे ही से ही इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन क्यों निकले? ऐसा भी तो हो सकता था कि सिल्क से निकलते और ग्लास रॉड में चले जाते। क्या रीजन हो सकता है? सर उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। चलो तो अब इसके ना मैं 2 रीजन आपको बताता हूं, 2 रीजन why glass rod becomes positive charge। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए क्यों हुआ ऐसा। तो उसका पहला रीजन तो ये होता है कि एक, मैं यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कभी आपने पढ़ा होगा वर्क फंक्शन, पढ़ा है कभी? क्या होता है वर्क फंक्शन, प्लीज जरा बताओगे कोई? नो सर। नहीं पढ़ा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। हर एक मटेरियल का वर्क फंक्शन हमें पता होता है। क्या होता है वर्क फंक्शन, ध्यान देना, इट इज दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum amount of, ध्यान देना, minimum amount of energy required to remove a electron from the material। मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब इमेजिन करना, ध्यान से समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। मैं आपसे एक सिंपल सा कॉमन एग्जाम्पल देके पूछ रहा हूं, आप खुद आंसर कर सकते हो, ध्यान देना। इमेजिन करना, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका वर्क फंक्शन, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, ध्यान देना, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। ये सारे मटेरियल के लिए हमें पता रहता है, सारे मटेरियल के लिए एक्सपेरिमेंट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर गूगल पे जाके ये
डालोगे कि फाइंड आउट द वर्क फंक्शन ऑफ एवरी मटेरियल नोन, तो सबके मटेरियल के वर्क फंक्शन आ जाएंगे। सर इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। केमिस्ट्री, मैं फिर वही बता रहा हूँ ना, मुझे केमिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैंने क्या बहुत पहले पढ़ी थी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, बोल सकते हैं, लेकिन क्या फिजिक्स के टर्म्स में उसे वर्क फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो कि सिल्क के पास, सिल्क का वर्क फंक्शन है 5 जूल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 5 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इमेजिन करो और सोचो कि ये है सिल्क का और ग्लास रॉड का है 2 जूल। इमेजिन करना, ठीक है ना। अब जरा सोचो कि जब आपने रब किया, बोथ आर रब, तो एनर्जी निकली 20 जूल। जो फ्रिक्शन ने हीट के फॉर्म में एनर्जी निकाली वो 20 जूल निकाली। अब इमेजिन करो ये जो 20 जूल है ये कौन कौन लेगा? सिल्क एंड ग्लास रॉड दोनों लेगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही होगा ना, कि ऐसा तो नहीं है कि सारी एनर्जी सिल्क ले लेगा या ग्लास रॉड ले लेगा, ऐसा नहीं है। दोनों रब कर रहे हैं। जब दो हाथ को रब करते हो तो हीट जो है वो दोनों हाथों में जाती है, एक हाथ में नहीं जाती, ठीक है ना, तो दोनों में जाएगी। तो इमेजिन करो इसने 10 जूल ली और इसने भी 10 जूल ले ली, तो मुझे बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके निकलने स्टार्ट होंगे? ग्लास। बहुत बढ़िया, ग्लास के निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लास के कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बताएगा कोई? कितने निकलेंगे? 5। बहुत बढ़िया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 2 जूल की एनर्जी थी, 10 जूल दे दी आपने तो 5 निकल गए। 5 एटम है मान लो, तो 5 से 5 निकल गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे। ऐसे सोचना, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ आपको क्या हुआ होगा अंदर। 3 4 ये 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन गए। अच्छा इसके भी निकलेंगे कुछ, सिल्क के कितने निकले होंगे? 2, तो सिल्क के 2 गए। अच्छा जब मैं ऐसे बोल रहा हूं ना कि ग्लास रॉड से निकले तो गए किसमें? सिल्क में गए, ठीक है ना, और सिल्क से निकले तो गए किसमें? ग्लास रॉड में। तो अब इमेजिन करो कि जब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो आप क्या बोलोगे? दोनों को कंबाइन कर दिया, सोचो क्या बोलोगे अब आप? क्या आप ये बोल सकते हो, ध्यान से समझना, क्या ये बोल सकते हो कि जब दोनों को रब किया तो ग्लास रॉड से 3 इलेक्ट्रॉन गए और सिल्क में घुस गए? क्या मैं ये बोल सकता हूं? सोचो। हाँ, ग्लास रॉड से 3 एक्स्ट्रा निकल गए। ग्लास रॉड से 3 एक्स्ट्रा निकले तो ग्लास रॉड पे 3 प्रोटॉन की 3 प्रोटॉन बढ़ गए या 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है ना। और सिल्क पे 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या 3 प्रोटॉन कम हो गए। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। ग्लास रॉड से 3 इलेक्ट्रॉन गए सिल्क में, तो मैं क्या बोल सकता हूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन is 3 more than इलेक्ट्रॉन, या ऐसे ही बोल सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 लेस देन प्रोटॉन। दोनों का मतलब सेम है। और यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या बोलूंगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is 3 more than number of proton, or number of proton is 3 less than
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखो, मैं अब जो है, ये मैंने पहली एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है ना, कि इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब देखो, मैं दूसरी पेज पे जा रहा हूं। अब आप मुझे बताओगे कि, सोचो, अब क्या हुआ कि सबने जो है, साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए और सबके वर्क फंक्शन निकाले। सबके वर्क फंक्शन, फर के निकाल दिए, ग्लास के निकाल दिए, सिल्क का निकाल दिया, ह्यूमन बॉडी का निकाल दिया, कॉटन का निकाल, सबका निकाल दिया और इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। और ऐसे लिखा, ध्यान देना, वर्क फंक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका होगा? सबसे ज्यादा फर्क फर्क क्या होता है? ये मैंने लिखा है, ऐसे लिख दिया है, लेकिन आप खुद सोचो, खुद सोचो, सोचो। यहाँ दोनों आ रखे हैं, देखो, ग्लास भी आ रखा है और सिल्क भी आ रखा है। जब ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हो तो ग्लास पे क्या आता है? पॉजिटिव, और सिल्क पे क्या आता है? नेगेटिव। अब बताओ, ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन कम है कि सिल्क का? ग्लास का। बहुत बढ़िया है। ग्लास पे पॉजिटिव आया, सिल्क पे नेगेटिव आया, तो ग्लास का वर्क फंक्शन सिल्क से कम है, यानी कि फर का ग्लास से कम होगा। आया समझ में? यस सर। फर का वर्क फंक्शन ग्लास से कम होगा, ग्लास का सिल्क से कम होगा, ह्यूमन बॉडी से कम होगा। इस तरीके से ऐसा सोचना है। सबसे ज्यादा जो है वो किसका होता है? एबोनाइट का, एबोनाइट रोड का। तो ये मैं तो यूजुअली, मैंने जितने मटेरियल इन्होंने किए हैं वो लिख रखे हैं, लेकिन मटेरियल तो दुनिया में बहुत सारे हैं, सबका वर्क फंक्शन पता रहता है। अब इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे बोलूं, सोच के बताना, कि मैं इसमें से एक मटेरियल ले रहा हूं, कॉटन, और कॉटन को सल्फर के साथ रब किया है। अब जरा मुझे बता दो, वर्क फंक्शन से कैसे पहचानोगे किस पे पॉजिटिव आया, किस पे नेगेटिव आया? कॉटन पे पॉजिटिव और कॉटन पे सिल्क पे प्लस और negative। सल्फर पे नेगेटिव। बहुत बढ़िया। क्योंकि कॉटन का जो वर्क फंक्शन है वो सल्फर से कम है, तो कॉटन को जब सल्फर से रब करोगे तो कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सल्फर में घुस जाएंगे, तो कॉटन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और सल्फर पे आ जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो ये मैं अलग से जो है उसमें डाल दूंगा। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि वर्क फंक्शन से आप पता कर सकते हो कि जब दो बॉडी को रब करोगे तो किस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा। अब एक और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। एक और एक्सप्लेनेशन क्या है कि सर, ये तो समझ में आया कि वर्क फंक्शन जो है ग्लास का कम है। अब मैं फिर से यहां पे एक और क्वेश्चन डाल देता हूं, अनदर क्वेश्चन, व्हाई दी वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रॉड इज स्मॉल कंपेयर टू सिल्क? कौन इसका आंसर दे सकता है? मुझे लॉजिकली बताओ। ये देखो, ये एटम है, ये एटम है। अब इमेजिन करो, इमेजिन करना इस चीज को, सोच के बताना, सोच के बताओ। कौन मुझे बताएगा? चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आप ये जो है इसको आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होगा। मुझे बताओ कि सोडियम तो बताया था मैंने, है ना, सोडियम Na पॉजिटिव बनाता है। सोडियम के नीचे कौन होता है जरा बताएगा कोई? पोटेशियम होता है क्या? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, किसका कम होगा? थोड़ा लॉजिकली बता दो जरा मुझे। सर के का कम होगा, पोटेशियम का कम होगा। सोचो 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 सोचो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पोटेशियम का वर्क फंक्शन कम होगा, सोडियम का ज्यादा होगा। सोचो ऐसा क्यों है? आपने जो है पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा है,
पढ़ा है ना? Yes, sir. जब नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? ग्रुप बोलते हैं, पीरियड क्या बोलते हैं? Group. ग्रुप बोलते हैं। हाँ, किसी ने जो है मुझे बताया कि सर इसका रेडियाई से लेना देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। होता क्या है जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो ना, नीचे की तरफ, तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस। एटम का साइज बढ़ता जाता है। तो सोडियम का एटम क्या होगा? छोटा होगा, और पोटेशियम का क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये बेचारा न्यूक्लियस है, और ये बेचारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये बेचारा न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोचो सोचो, अब बता दो। चार्ज छोड़ दो, चार्ज छोड़ दो, चार्ज का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आप खुद ही बता पाओगे? मुझे बताओ क्या है, बताओ। सर सोचो। सोडियम का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा क्योंकि उसमें से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। नहीं, सोचो। सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या है, दूर है ना? सर वो पोटेशियम है सर। सॉरी, पोटेशियम, देखा नहीं मैंने। हाँ, आप सोडियम का बोल रहे थे क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो सही बोला। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस से पास है बहुत ज्यादा। तो नेचुरली देखा जाए तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मोर एनर्जी चाहिए, और ये इसको लेस एनर्जी चाहिए। बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। ये भी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। मोर द डिस्टेंस लेसर द वर्क फंक्शन एज इजियर टू रिमूव द, ठीक है ना? तो बोल सकते हो आप। तो जो जिस एटम का साइज बड़ा होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लेस एनर्जी चाहिए होती है, हेंस वर्क फंक्शन इज लेस। और यहां पे मोर एनर्जी चाहिए, तो हेंस वर्क फंक्शन इज मोर। अब तो मुझे बता ही सकते हो कि वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास रॉड इज स्मॉल कंपेयर टू सिल्क होता है। तो क्यों होता है? सर ग्लास रॉड का एटम बड़ा होगा साइज में। बहुत बढ़िया। द साइज ऑफ द, ऐसा बोला जाएगा, साइज ऑफ द एटम ऑफ glass rod is more compared to the size of atom of silk. ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ये दूसरा है एक्सप्लेनेशन, बट बेटर ये है कि आप ये यूज करो। लेकिन मैंने दोनों एक्सप्लेनेशन दे दिए, क्योंकि क्या होता है, आप अंदर घुसते जाओगे ना तो और चीजें आपको पता चलती चली जाएंगी। क्या बात समझ में आई? मैंने अभी क्या क्या चीजें करवा दी है। मैंने आपको क्या बताया, आज मैं फिर बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जो है फिर से रिकैप्चुलेट कर देता हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ग्लास रॉड को जैसे ही आप सिल्क पे रब करते हो तो ग्लास रॉड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये चीज बताई। चार्ज हमेशा दो टाइप के ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किसी भी चार्ज, बॉडी पे चार्ज अगर निकालना है कि उसका नेचर कैसा होगा, तो आप क्या करोगे, उसे ग्लास रॉड के पास ले आना, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है? फिर मैंने आपको ये बताया कि चार्ज क्यों आ जाता है बॉडी पे, तो उसका रीजन बताया। चार्ज क्यों आता है? क्योंकि जब भी आप एनर्जी देते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आप निकाल देते हो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाती है, तो इसके कारण चार्ज आ जाता है। अगर दो मटेरियल को रब करोगे तो किस पे कौन सा चार्ज आएगा, ये एक्सप्लेनेशन आप वर्क फंक्शन से दे सकते हो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ये रीजन है। यहां तक समझ में आ गया है? ठीक है नहीं? अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं चार्जेस की।
यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है सबसे पहले, अब प्रॉपर्टीज बता रहा हूं तो प्रॉपर्टीज प्लीज ढंग से सुनना। पहला, चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान से समझना है, वो समझ में भी आता है क्योंकि कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते कि बॉडी के अंदर चार्ज जो है वो 2 कूलम है इस डायरेक्शन में, ऐसा कभी बोला नहीं जाता, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, ठीक है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पहली है। दूसरी, चार्ज इज ऑलवेज, अगर स्केलर है तो ऑब्वियस सी बात है कैसे ऐड करोगे, स्केलरली ऐड करोगे। तो स्केलर कैसे ऐड होते हैं? एल्जेब्रिकली, मतलब सिंपल ऐड कर दिए जाते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एडेड एल्जेब्रिकली। हमेशा जो है एल्जेब्रिकली ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा, और क्या है बताओ? अब ये लिख देता हूं, लेकिन मैं पहले ही लिख चुका हूं, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। ये 3 प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी जो है इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मैं ये एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा और आज के लिए एंड कर देंगे, ठीक है ना। फिर मैं इसे एक्चुअल में कल बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। किसी को याद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कभी पढ़ा होगा 10th में। सर मतलब परफेक्टली इक्वल टू वैल्यू आधा अधूरा। हाँ, मतलब कुछ ऐसा होता है कि ऐसा बोला जाता है, इस तरीके से बोला जाता है, द चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल चार्ज। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, इस पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टी, मतलब एन मतलब एन कोई इंटीजर हो सकता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल चार्ज। सम फंडामेंटल मतलब कोई एक बहुत छोटा चार्ज है बॉडी पे जो मतलब जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे ऐसे सोचो कि एक ग्लास है, ग्लास में जो ना 10 पत्थर है और एक पत्थर का जो मास है वो है 1 मिलीग्राम। तो आप झट से क्या बोलोगे कि जो टोटल मास है ग्लास का वो है सम इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल कितना, 10 मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल मास या फंडामेंटल स्मॉल मास। सबसे जो छोटा मास है उसका 10 गुना। तो सबसे छोटा मास कितना है? 1 मिलीग्राम। ऐसे सोचो कि जो चार्ज है बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल चार्ज, जो कि ई है, यहां पे ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये जो ई होता है, ये जो चार्ज है, इसी चार्ज को बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन।
कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? -1 ना ना ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सुना है कभी? यस सर। भाई थोड़ा बहुत याद करो, 10th क्लास में भी पढ़ाया होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में तो आता ही रहता है। और प्रोटॉन पे कितना आता है? उतना ही चार्ज आता है, बस पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बस एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये क्या है? ई। ये ई क्या है? ई जो है वैल्यू है चार्ज की। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो चार्ज है ना, उसकी वैल्यू है ये ई। सबसे फंडामेंटल, अरे भाई एटम जो है किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन से तो मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब फॉरगेट अबाउट कॉक्स एंड एंटीकॉक्स, अंदर घुसूंगा तो फिर वो और फंडामेंटल चार्ज होंगे। हम कॉक्स और एंटीकॉक्स की बात ही नहीं कर रहे। ये बताओ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ही तो है, तो वो कितना है? इतना। और प्रोटॉन पे भी उतना ही है, बस पॉजिटिव चार्ज है। तो जो चार्ज ऑफ द बॉडी है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम फंडामेंटल चार्ज है ई। समझ में आया कि नहीं? ई, ये चीज समझ में आई? और एन क्या है यहां पे? इंटीजर। तो ये कुछ भी चलेगा, +-1 +-2 +-3 +-4, जहां तक ले जा सकते हो। चलो ठीक है, तो अब यहां से मैं कल आगे बढ़ूंगा, इसे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थैंक यू। मोर देन नफ है, जितना मैं लिखवा रहा हूं मोर देन नफ है अगर आप करोगे। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या होता है? एनसीईआरटी में जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी तरीके से दी हुई है। जब मैं करवा रहा हूं, अगर समझ के आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, ओके। स्नेहा बहुत खुश, आकांक्षा बहुत खुश हो रही है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।